हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप बढ़िया ही होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सोनेट जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था उसको आज कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है नेचर से विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट हैं। उनका नेचर के प्रति हमें कोई मोस्टली जो पोएम्स हैं हमें वो नेचर के प्रति उनके डेडिकेटेड हमें मिलेंगे अगर हम बहुत सी पोएम्स पढ़े, जैसे डैफोडिल्स होगी, द वर्ल्ड इज़ टू मच होगी एंड अदर पोएम्स। बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं इन्होंने। तो उन्होंने मोस्टली जो ये पोएम्स लिखी हैं, इनकी जो पोएम्स होती थी वो वर्ल्ड से रिलेटेड होती थी, जैसे कि द वर्ल्ड इज़ टू मच हो गई एंड डैफोडिल्स हो गई। एंड बहुत सी और पोएम्स हैं जैसे कि कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज एंड द सॉलिटरी रीपर, ठीक है, डैफोडिल्स, ठीक है। तो ये जो पोएम्स हैं, ये सारी पोएम्स जो है नेचर से रिलेटेड पोएम्स हैं। तो क्योंकि नेचर के प्रति जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका हमें प्रेम देखने को मिल सकता है, प्रकृति से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम है, ठीक है। तो आज यही पोएम हम एक शुरू करने जा रहे हैं। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का मतलब क्या है कि जो मनुष्य जो है बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी होता जा रहा है, मीन्स मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। मटेरियलिस्टिक का मतलब भौतिकवादी, यानी कि सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में लगा है बस, और कुछ नहीं है। मनुष्य को वातावरण से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो पोइट जो है यही बता रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं कि पोइट जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी, मीन्स बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। वे अपना पूरा का पूरा टाइम जो है, पूरा का पूरा जो टाइम है, जो उनकी अपनी पावर है, वो क्या करते हैं, पैसा कमाने और खर्च करने में लगा देते हैं बस, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। नेचर के प्रति अपना प्रेम जो उनको प्रकट करना चाहिए उनके प्रति जो उनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। और प्रकृति के जो सुंदर सुंदर जो ब्यूटीफुल जो नज़ारे हैं, दृश्य जो हैं, उनके प्रति जो है अपने आप को भूलते जा रहे हैं। नेचर के प्रति लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है, सिर्फ अपना टाइम जो है पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बस मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। पोइट का मतलब ये है इस पोएम में। और फिर पोइट बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करता है कि ये क्या हो रहा है हमारे इस संसार में। वो कहता है कि मैं मूर्ति पूजक बनना पसंद करूँगा, कहता है कि मैं एक पेजन बनना पसंद करूँगा, क्योंकि पोइट बोल रहे हैं क्योंकि उनका प्यार जो वो प्रकृति के लिए अपना प्यार नहीं छोड़ सकता। वो मूर्ति पूजक बनना पसंद कर सकता है, किंतु जो उसका प्रकृति है, जो नेचर है, उसके प्रति अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता। और इसीलिए अपना जो पोएट कहते हैं कि मैं अपना धर्म त्यागने को तैयार हूँ, लेकिन प्रकृति के प्रति अपना प्रेम नहीं त्याग सकता, ठीक है। तो प्रकृति की तरफ भी मनुष्य को जो है अवेयर कर रहे हैं, ठीक है, पीपल्स को जो है अवेयर कर रहे हैं कि नेचर के प्रति भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो यही एक पोएम है। तो इसको आज हम स्टैंजा वाइज शुरू करेंगे। सोनेट है ये 14 लाइन्स की, एंड दिस इज़ एट इटालियन सोनेट, जिसको पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। मैंने पीछे एक पोएम और कवर करवाई थी जिसका नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो भी एक इटालियन पेट्रार्कन सोनेट है, बिल्कुल, ठीक है। तो आज हम इसको स्टैंजा वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पोएम को, सोनेट को शुरू करते हैं। सोनेट्स आपको पता ही होगा 14 लाइन का एक्सटेंजो होता है ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन। तो इन लाइनों में पोइट क्या कह रहा है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून। इन लाइन्स में पोइट बोल रहा है कि लोग जो है बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी होते जा रहे हैं। ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का मतलब है मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। वे अपना पूरा समय गेटिंग एंड स्पेंडिंग, सेकेंड लाइन में बोल रहा है गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। वे अपना पूरा समय जो है क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने और उसको खर्च करने में बिता रहे हैं, ठीक है। वे
वी ले वेस्ट आवर पावर्स, वे अपनी पूरी शक्तियाँ पैसे की जो दौड़ है उसमें बर्बाद कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इतने उसमें डूब चुके हैं कि बस नेचर का के प्रति उनका कोई ध्यान ही नहीं है। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर, पोएट बोल रहा है कि उनके पास प्रकृति की सुंदरताओं की देखने का बिल्कुल भी समय नहीं है, एक मिनट का भी टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो देखें प्रकृति में आखिर है क्या, सुंदरता को देखें। वो नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ज़रा सा भी टाइम नहीं है। वो तो बस पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अपनी जो लाइफ है उसमें बिजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड मतलब पैसे के बिल्कुल ही गुलाम हो गए हैं, ऐसे हो रहा है। और बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में, फोर्थ लाइन में क्या बोल रहे हैं, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन। सॉर्डेड का मतलब होता है घटिया, बोन का मतलब होता है उपहार या वरदान। तो पोएट बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है ना अपने हार्ट्स यानी कि जो अपने दिल है वो पूरी तरह से मतलब बेच दिए हैं पूरी तरह से, बिल्कुल उनके पास अपने दिल ही नहीं है। क्योंकि अगर दिल हो तो अपना नेचर के प्रति अपना ध्यान दे थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं उनके हमें देखने को मिलता है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक होते जा रहा है बहुत ज़्यादा। और ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा घटिया जो है वरदान है हमारे संसार के लिए, बहुत ही ज़्यादा घटिया वरदान है ये, कि ये सिर्फ लोग जो है अत्यधिक पैसा कमाने की दौड़ में भागते जा रहे हैं, बस नेचर के प्रति तो उनका कोई हमें ध्यान देखने को मिलता ही नहीं है, ये बात हो रही है इसमें। एंड नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, नेक्स्ट क्वार्टरन है ये, 4 लाइन्स इसमें थी, नेक्स्ट ही 4 लाइन्स का एक क्वार्टरन और है, ठीक है फ्रेंड्स। The sea that bears her bosom on the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like a sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune, it moves us not. इन लाइन्स में पोएट बोल रहे हैं, The sea that bears her bosom on the moon, the winds that will be howling at all hours. मतलब इन दोनों लाइनों में पोएट बोल रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि हम नेचर की खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि समुद्र अपने सीने को चांद से लगाता है और इस समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं और ये जो हवाएं हैं ये तेज़ी से चलती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर्स। तो और अब पोएट बोल रहे हैं कि और हम इस तरह से हो गए हैं जैसे कि सोता हुआ कोई फूल हो। फ्रेंड्स इस लाइन में ना पोएट कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि कहने को तो हम जाग रहे हैं, लेकिन हमारी जो आत्माएं हैं वो पूरी तरह से सो गई हैं, क्योंकि हम नेचर से बिल्कुल भी प्रभावित ही नहीं हो रहे, नेचर के प्रति हमारा बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है, नेचर के प्रति हमारा बिल्कुल भी प्रेम देखने को मिलता ही नहीं है, हम तो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, मतलब और हर चीज़ के लिए हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, मतलब कि हम बेसुरे हो गए हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है नेचर से, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इट मूव्स अस नॉट, और ये नेचर में होने वाली जो घटनाएं हैं, ठीक है, ये हमें बिल्कुल भी मूव आउट नहीं करती है, हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है, बिल्कुल भी आकर्षित ही नहीं करती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, पोएट बोल रहे हैं। क्योंकि नेचर के प्रति बहुत किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, बस इंसान जो है वो बस मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, ये पोएट इन लाइनों में बोल रही है। नेक्स्ट क्वार्टर में पोएट बोलते हैं, Great God, I rather be a pigeon suckled in a creed outward, so might I standing on this pleasantly have glimpses that would make me less forlorn. Forlorn का मतलब होता है अकेला या लाचार, ठीक है। तो ग्रेट गॉड आई रेदर बी आ पिजन सक्कल्ड इन क्रीड आउटवर्ड, इन दोनों लाइन में बोलते हैं, भगवान गॉड को बोल रहे हैं पोएट कह रहे हैं कि काश गॉड, काश कि मैं, कहते हैं कि हे भगवान काश कि मैं एक पेजन होता, क्या कहते हैं कि मैं एक पेजन होता, ठीक है। पेजन का मतलब होता है दोस्तों एक पेजन उसको बोलते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है एक मतलब एक देवता होता है पेजन, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक धर्म जिनमें देवी देवताओं में विश्वास किया जाता है, एक पेजन होता है, गॉड होता है ये।
तो कहते हैं कि मैं एक पेजन होता इन अ क्रीड आउटवर्न, इन अ क्रीड, क्रीड का मतलब होता है धर्म, आउटवर्न मतलब एक मूर्ति पूजक की एक वो पूजा करता, ठीक है, उसके धर्म को वो अपनाता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, और फिर क्या कहते हैं कि उसके धर्म की पूजा करता, वो एक पेजन होता, ठीक है। तो फिर वो क्या करता, शाम को वो आता वहाँ पर और खड़ा होता, प्लीजेंटली का मतलब चरागाह के सुंदर दृश्य के पास आकर खड़ा होता, और उन्हीं जो यूनानी जो देवी देवता यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जो देवी देवता उनको वो देखता, उनकी वो पूजा करता। हैव ग्लिम्सिस दैट वुड मेक मी लेस फॉरनोन, और ये जो दृश्य है, ये जो ग्लिम्सिस हैं उसको शायद कुछ अकेला महसूस कराती, उसको कुछ अच्छा महसूस, वो कम अकेला महसूस करता उस टाइम पर, ठीक है। और लास्ट जो है कपलेट है, हैव साइट ऑफ प्रोट्यूस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ऑल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रेदर्ड हॉर्न। देखो, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हैव साइट प्रोटियस, प्रोटियस का मतलब होता है एक, प्रोटियस भी एक देवता ही है, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार प्रोटियस भी एक देवता है, और समुद्र के ये देवता होते हैं जो भविष्यवाणी कर सकता है और कई रूपों को भी बदल सकता है, ठीक है। तो हैव किसको और किसको देखता, किसके दृश्य को देखता, प्रोटियस को देखता फ्रॉम द राइजिंग सी, जो समुद्र में से निकलता, और हियर ओल्ड ट्रिटन, ट्रिटन का मतलब होता है एक, ये भी एक ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक गॉड माने जाते हैं, ठीक है, समुद्र के गॉड माने जाते हैं, लेकिन एक इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इनकी जो कमर होती है ना, कमर का जो ऊपर का भाग जो होता है वो मनुष्य के जैसा होता है, ठीक है, मनुष्य का होता है, और नीचे का जो भाग होता है वो मछली के जैसा दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं ट्रिटन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिटन इसी के लेने के लिए प्रयोग किया गया है, ये भी एक सी गॉड है। तो कहते हैं और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रेदर्ड हॉर्न, और किसकी आवाज़ को सुनते, ट्रिटन की आवाज़ को सुनते, ब्लो हिज रेदर हॉर्न, जो कि अपने कुंडलाधार शंख में होता। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है मीन्स ये जो सोनेट है, ये लास्ट की जो कपलेट है, ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिए। अब फ्रेंड्स, हम इस जो सोनेट है इसकी राइम स्कीम की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये जो सोनेट है एक पेट्रार्कन सोनेट है, तो एज वेल एज पहले की तरह ही मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो होते हैं 3 क्वार्टरन्स होते हैं, क्वार्टरन्स का मीन्स होता है 4 लाइन्स के 3 स्टैंजास होते हैं, एंड लास्ट में कपलेट होता है। तो हम फर्स्ट क्वार्टरन की राइम स्कीम की बात कर लेते हैं। ए बी बी ए, ये फर्स्ट क्वार्टरन की राइम स्कीम है, एंड सेकंड क्वार्टरन की राइम स्कीम है ए बी बी ए, एंड थर्ड की है सी डी डी, एंड लास्ट इज कपलेट जिसकी है सी डी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।